वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 7 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तपोवन विद्यालय का एक छात्र परीक्षा में फेल कर गया है, इसीलिए वह श्री ठाकुर के समीप आकर रो रहा है। उस समय श्री ठाकुर बबूल वृक्ष के नीचे एक हाथ वाली बेंच पर पूरब दिशा की ओर बैठे हैं। करीब 8 बज रहे हैं। धूप भी काफ़ी उग चुकी है। श्री ठाकुर अपने दोनों पैरों को धूप की ओर रखे हुए हैं और बड़े आराम से बेंच पर उठंगे बैठे हैं। धान के कुछ दाने छींट दिए गए हैं। कबूतरें वहां आकर चुन चुन कर खा रहे हैं। श्री ठाकुर स्नेह सतृष्ण दृष्टि से कबूतरों को देख रहे हैं और कबूतरें सभी धान के दाने चुग रहे हैं। कबूतरों के आनंद में ठाकुर भी आनंदित दिख पड़ रहे हैं। उसी बीच लड़के का रुदन सुनकर ठाकुर अचंभित होकर उस ओर देखने लगे। स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, क्या हुआ रे सोना, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? छात्र ने रोते रोते कहा, परीक्षा देने के बाद मैं घर चला गया था। आकर मैंने यहाँ सुना कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। सोचता हूँ कि माता पिता को ऐसी खबर कैसे दूंगा। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, बस इतनी मामूली बात के लिए तुम रो रहे हो? दूर पागल, परीक्षा में फेल कर गए तो उससे क्या होगा। इस बार इस तरह पढ़ो जिससे खूब अच्छी तरह से पास कर सकूं। मन में ऐसा संकल्प रखना चाहिए कि जीवन में अब कभी फेल नहीं करूंगा। सिर्फ स्वयं फेल करना तो नहीं, इसके साथ साथ दूसरे को भी फेल होने नहीं देना है। कहाँ किस विषय में त्रुटियां हैं उन्हें ढूंढ निकालना होगा। ढूंढ कर परिश्रम कर उन्हें सुधारना होगा। अपनी त्रुटियों को सुधार सकोगे तो दूसरे को भी अपनी अभिज्ञता द्वारा सहायता पहुंचा सकोगे, प्रबुद्ध कर सकोगे। सिर्फ पढ़ने लिखने के मामले में नहीं, बल्कि हर मामले में ही जीवन में विजयी होना चाहिए। यदि कभी किसी अच्छे काम में असफल हो या दुख पाओ तो दबोगे नहीं, बल्कि और जिद बांध कर लग जाओगे। बाधा को मजबूर कर उस पर खड़े होकर ही विजय प्राप्त करना चाहिए। मेरा तो यही स्वभाव है। इसलिए देखते नहीं हो कि किसी तरह का मैं भय नहीं करता। बाधा को बाध्य करना, न को हाँ करना, असंभव को संभव करना, यह मानो एक मेरा नशा है। मुझे उसमें कष्ट का कोई बोध नहीं होता। सूअर के जिद जैसी मेरी जिद हो जाती है। काम बनाए बगैर मुझे चैन नहीं मिलता। बहुत दिन पहले की बात है। एक दिन गर्मी के दिन में दोपहर को मेरे मन में हठात यह ख्याल पैदा हुआ कि इस गर्मी में आग की तरह गर्म बालू पर कुष्ठिया पैदल क्यों न चल पड़ूं। मन में जो ही ऐसा विचार पैदा हुआ कि चल पड़ा। वह कड़ाके की धूप थी। बालू तो इतने गर्म हो चुके थे कि अंगारे जैसे लग रहे थे। थोड़ी दूर तक जाने के बाद मन में यह भाव पैदा हुआ कि जाने की जरूरत ही क्या है। फिर तत्क्षण ही विचार बदला। सोचा, इतना शीघ्र संकल्पच्युत नहीं होऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जाने का संकल्प कर ही लिया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी उस अवस्था में 9 मील पैदल चला गया। जाते जाते मेरे तलवे में फफोले पड़ गए, घाव हो गया, किंतु फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उस समय मेरी जिद इतनी प्रबल हो गई कि कष्ट के विषय में मुझे कोई होश ही नहीं रहा। कुष्टिया जब पहुंचा तो ख्याल हुआ कि पांव का अवस्था कैसी हुई है। वह दिन कट गया। दूसरे दिन दोपहर में ऐसी इच्छा हुई कि देखूं ऐसी अवस्था में पुनः मैं पौना तक पैदल जा सकता हूं या नहीं। कष्ट की बात सोचकर मन सिहर उठा। तत्क्षण मन में यह विचार आया कि भय तथा दुर्बलता को प्रश्रय देने से काम नहीं चलेगा। मन में यह भाव पैदा हुआ कि समर्थ नहीं होऊंगा तो उसे अतिक्रम करना ही होगा। यह सोचकर बैठे रहने का कोई उपाय है? जब सोच लिया है तो करना ही है। निकल पड़ा, पर पैर का घाव लेकर मैं वहां जा पहुंचा। किसी अच्छे काम से हट जाना मेरे लिए बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। वह मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुम लोग मेरे बच्चे हो। तुम लोगों को मैं इसी रूप में देखना चाहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि जिद बांध कर उठ खड़े हो। तुम्हारे सामने फेल मानो फेल कर जाए। किसी भी मामले में फेल को अपने सीमाने में आगे बढ़ने नहीं दोगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि यह देखोगे कि दूसरा भी सत्कार्य में फेल न कर सके। स्वयं सफल होगे, सभी को सचेत कर सफलता की ओर ले चलोगे। क्या कहते हो?
उस खेल में मजा है ना। उमंग से वह लड़का नाच उठा, हंसते हुए बोला, आपकी बात सुनकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज से ही मैं लग गया। श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, शाबाश बेटा, यही तो पुरुषत्व का लक्षण है। फिर भी जो कुछ करोगे शरीर पर ध्यान रखकर करोगे। यह याद रखो कि मेरे लिए तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है, कृति बनना है, और उसमें ही तुम्हारे माता पिता का मुख उज्जवल होगा। लड़का आनंद विधुर अश्रुपूर्ण नयनों से भूमिष्ठ हो प्रणाम कर चला गया। श्री ठाकुर की बातें सुनकर उसने अपने मन में ढाढ़स बांधा और बढ़ चला शुभ संकल्प लेकर अपने लक्ष्य की ओर, जहां से निराश हो चुका था। थोड़ी देर के बाद खेपुदा चक्रवर्ती, केष्टोदा भट्टाचार्य और बंकिमदा राय आए। श्री ठाकुर ने कहा, आप लोगों को जब एक साथ देखता हूं तो गोपाल की बात याद आती है। गोपाल हाथ की लाठी की तरह था। जब नज़दीक में रहता था तब मुझे बल मिलता था। केष्टोदा, आपके हर कार्य में गोपाल का उत्साह असाधारण रहता था। वह स्वयं जिस प्रकार उत्साही था उसी प्रकार दूसरे में उत्साह संचारित कर सकता था। कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट को जब पढ़ता था तो सभी ड्राई फैक्ट्स एंड फिगर्स, नीरस तथ्य और संख्या के जरिए न जाने कैसा एक ग्लोविंग होपफुल पिक्चर, उज्जवल आशाप्रद चित्र प्रस्तुत कर देता था। बंकिमदा बोले, कैसे बात की जाती है उसका वह आर्ट कला भी जानता था। श्री ठाकुर ने खेपुदा और केष्टोदा की ओर देखकर कहा, इस दिशा में बंकिम उससे पिछड़ा है, पर इसके अलावा इसकी भी कोई जोड़ी नहीं। ऑफिस के पीछे लगता है तो लगा ही रहता है। उसे चाहे रोड़ा तोड़ने के लिए कहूँ या घर के फर्श को धरमूस करने कहूँ, किसी कार्य में वह पीछे नहीं हटता है। पर नए व्यक्ति इसकी बातें सुनकर घबरा जाते हैं। एक दिन मुझसे एक व्यक्ति ने आकर कहा, वे बंकिम मुझ पर चट नाराज क्यों हो गए? उनसे जितनी ही अच्छी तरह से बातें करता था उतना ही वे नाराज होते थे। ये कैसे व्यक्ति हैं? मैंने उससे कहा, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने अच्छी बातें ही कही हैं। उनके बोलने का ढंग ही वही है। आप समझ नहीं सके। उनसे मिलकर देखें तो पता चलेगा। उस समय उस भद्र व्यक्ति ने संकोच से कहा, वह तो समझता हूँ, उन्होंने मेरे साथ अच्छी बातें ही की थी। यह कहकर श्री ठाकुर दिल खोलकर हंसने लगे। सबके साथ बंकिमदा ने भी उस हंसी में साथ दिया। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 79 से 82 तक। जय गुरु।